नमस्कार। आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। मैं पवन वर्मा आप लोग को यहाँ पर क्लास 12th के फिजिक्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो अनसॉल्व के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग एक वीडियो में क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो बने रहिए आप लोग इस सेशन में। और हम लोग इस सेशन की करते हैं शुरुआत, जिसमें ये पहला क्वेश्चन आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पूछा गया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश क्या करता है, गति करता है, तो उस कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती किसके होता है। तो आप लोग को पता है कि एक फार्मूला होता है mb/r बराबर NH/2π। ये तो आपका कोणीय संवेग होता है। हम लोग एक ये भी जानते हैं कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो अंदर की तरफ एक बल लगता है जिसको अभिकेंद्र बल कहते हैं, mv²/r बराबर आपका होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के और इसके बीच लगने वाला बल, ये आपका GMEm/r²। या फिर हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होता है। देखो, जब कोई आवेश जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, वो F बराबर किसके होगा, QVB के। और यही जो लगने वाला जो बल है यही इसके अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, तो mb²/r के क्या होगा, बराबर होगा। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। v से v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये QB, इस r को यहां पर भेज दीजिए, r बराबर किसके, m/b के। यहां से स्मॉल r बराबर मिल गया mb/QB। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो mb है ये क्या है, ये संवेग है। इसका मतलब कि r प्रोपोर्शनल p के, r प्रोपोर्शनल किसके, p के, यानी पथ की जो त्रिज्या है वो आपका कण के संवेग के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यानी ये आपका दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका है दूसरा क्वेश्चन। 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभयोत्तल लेंस बना है। एक उभयोत्तल लेंस है यानी उसके दो सतहें हैं जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.2 है, जिसकी दोनों सतह क्या है, उत्तल है। यदि इसको 1.3 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो वह किस लेंस की तरीके से क्या करेगा, कार्य करेगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये थोड़ा इसको न्यूमेरिकली है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, ये आपके पास एक लेंस है, ये उत्तल लेंस है। इसका एक पृष्ठ ये R1 मान लेते हैं और ये दूसरा पृष्ठ इसका मान लेते हैं R2। R1 का मान हम मान लेते हैं +R है और R2 का मान हम लोग मान लेते हैं -R है, क्योंकि एक वक्रता त्रिज्या प्लस होगा और दूसरी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, माइनस होगा। 1.2 अपवर्तनांक से ये जो लेंस का अपवर्तनांक है यानी ग्लास है, तो Ng का अपवर्तनांक कितना है, 1.2 है, ये दिया गया है। फार्मूला क्या होगा फोकस दूरी का, F बराबर, जब ये आपका एयर में है तो FA बराबर Ng-1 और ब्रैकेट में 1/R1 -1 क्या होगा, R2। इसके बाद क्या किया जाता है, इसको जल में डुबो दिया जाता है, यानी इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में क्या किया जाता है, डुबोया जाता है। तो जब डुबोएंगे तो किसमें डुबो रहे हैं, वाटर में, तो इसका मतलब फोकस दूरी किसके लिए, वाटर के लिए। अब देखो, जब मान लीजिए कि ये पानी जो है इसमें भरा हुआ है, तो जब हम लोग इसमें डुबोएंगे तो अब यहां पर लेंस आ गया, और जब लेंस यहां पर आ गया तो जो प्रकाश की किरण आएगी सबसे पहले वाटर में आएगा, इसका मतलब W में, इसके बाद फिर किस में जाएगा, ग्लास में यानी लेंस में जाएगा।
तो यहां पर अपूर्णांक लगेगा WNG माइनस 1/R1 माइनस 1 क्या R2। ये आप बना लीजिए इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन क्या बना लीजिए फर्स्ट। वैल्यू अप्लाई कर देते हैं यहां पर, और समीकरण सेकेंड और समीकरण फर्स्ट दोनों को कर देते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो FW अपान क्या होगा FA बराबर इसको ऊपर वाले WNG माइनस 1 और डिवाइड बाई NG माइनस, चाहे यहां पर A लिख लीजिए, ANG माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2, और ये दूसरे के लिए 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये देखो दोनों टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बचा क्या इसमें, बचा इसमें यही कि FW अपान FA बराबर WNG का मान, इसका मतलब NG बटे NW होगा, NG बटे NW। तो यहां से NG का मान कितना दिया है, ग्लास का अपूर्णांक 1.2 दिया है और बटे 1.33, तो ये मिल जाएगा 120 बटे 133। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 0.75 के आसपास, 0.1 के आसपास जो भी आएगा। 120 बटे 133 हम लोग इसको गुणा भाग कर लेंगे। तो इसके बाद क्या मिलेगा, WNG का मान मिल गया 120 बटे 133 माइनस 1 और बटे ANG का मान 1.2। तो 1.2 माइनस क्या होगा 1, 1.2 माइनस 1, तो ये मिल गया FW अपान FA बराबर। अच्छा इसका फोकस दूरी भी नहीं दिया है तो देखते हैं, यहां पर 120 माइनस 133 डिवाइड बाई 0. कितना मिलेगा, तो 0.2 मिलेगा क्योंकि एक घट जाएगा। अब ये देखो ये आपको मिल गया -13 डिवाइड बाई 0.2 इक्वल किसके, FW अपान FA के। तो जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये देखो एक चिन्ह लग रहा है माइनस का, इसका मतलब जो भी फोकस दूरी आएगा वो माइनस में आएगा। और कौन सा ऐसा लेंस है जिसकी फोकस दूरी माइनस होती है, तो यहां पर अपसारी लेंस, मतलब अपसारी लेंस का मतलब है क्या, अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है, इसीलिए यहां पर विकल्प आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेकंड होगा। तो इतना काम आपको करना पड़ेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन तीसरा, समीकरण E बराबर P इंटू सी में E ऊर्जा तथा P संवेग है, ठीक है। यह समीकरण लागू होता है, मतलब ये जो आपका समीकरण है E बराबर P इंटू सी, E बराबर P इंटू सी आपने आइंस्टीन समीकरण पढ़ा होगा, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। तो जो आपका द्रव्य की द्वैती प्रकृति जो है, यानी जो प्रकाश है वो दो रूपों से, दोनों द्रव्य की जो द्वैती प्रकृति है वो ये बताता है कि जो पदार्थ के नेचर से भी बिहेव करता है और कण नेचर से भी बिहेव करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, जो फोटॉन है वो E बराबर m इंटू सी स्क्वायर, ये किसके लिए केवल लागू होता है, तो पहला विकल्प है इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन के लिए, दूसरा है इलेक्ट्रॉन के लिए परंतु फोटॉन के लिए नहीं, तीसरा है कि फोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉन और ना ही फोटॉन के लिए। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, केवल आपका होगा कि ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बल्कि फोटॉन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका विकल्प बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन, एन टाइप अर्धचालक होता है। वैसे तो आपको पता है कि एन टाइप अर्धचालक, अच्छा अर्धचालक कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, एक पी टाइप होता है, दूसरा क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक। अच्छा पी टाइप अर्धचालक में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, तो कोटर होता है, जबकि एन टाइप अर्धचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि एन टाइप अर्धचालक कैसा होता है,
ऋणावेशित होता है, लेकिन जो पी टाइप अर्धचालक है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है ये पूछा है एन टाइप अर्धचालक होता है ऋणावेशित, ऋणात्मक आवेशित, धनावेशित, विद्युत उदासीन और इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, आप तुरंत लगाओगे क्या, तुरंत कहोगे कि एन टाइप अर्धचालक है तो ऋणावेशित लग जाएगा, लेकिन ये गलत है। ये क्या है, गलत है। क्वेश्चन का इसका राइट आंसर क्या होगा, तो विद्युत उदासीन होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो बैलेंस कर देता है, यानी उस मेटल के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं या पॉजिटिव चार्ज हैं, उसमें कोटर भी होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और कोटर मिल करके न्यूट्रलाइज करके उसकी बैलेंस, उसको एनर्जी को वो साम्यावस्था में ले आते हैं, इसीलिए उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी हम लोग उसे ऋणावेशित नहीं कह सकते हैं। उसका आंसर क्या होगा, तो विद्युत उदासीन होगा। ये बात समझ में आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे केवल अनुदैर्घ्य। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और अनुप्रस्थ तरंगे जो होती अनुदैर्घ्य होती हैं उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये विकल्प आपका गलत हो गया, ये भी विकल्प आपका गलत हो गया, ये भी विकल्प आपका गलत हो गया, यानी आपका आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आया बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। विचलन का मतलब क्या है, अपने मार्ग से विचलित हो जाना। तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम, जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा, उसका विचलन, जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका विचलन ज्यादा, और जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका विचलन कम होगा। अब बताइए, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। विचलन न्यूनतम पूछ रहा है, सबसे कम, तो सबसे कम किस कलर का होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका विचलन कम, यानी लाल कलर का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इसका विचलन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छठा सातवां क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के दो लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर क्या होता है। कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होता है, mb r बराबर NH अपॉन 2 पाई। अब कह रहा है कि दो क्रमागत, इसका मतलब n का मान 1 हो जाए और n का मान क्या हो जाए 2, तो ये दोनों क्रमागत हैं। एक बार पहला क्या मिला h अपॉन 2 पाई, और इसके बाद दूसरा वाला क्या मिलेगा 2h अपॉन 2 पाई। अच्छा, इसमें से जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा, मान लीजिए इसको पहले कर लीजिए और इसको बाद में कर लीजिए, क्योंकि ये आपका दूसरा ऊर्जा स्तर है और ये क्या है, पहला ऊर्जा स्तर। तो दोनों में से घटाएंगे तो 2h बटे 2 पाई और माइनस h बटे क्या 2 पाई। जब घटाएंगे h अपॉन 2 पाई कर लीजिए कामन, तो h बटे 2 पाई कर लिए कामन, तो 2 माइनस 1 बराबर क्या 1। इसका मतलब h अपॉन 2 पाई यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो कहीं मिल रहा है विकल्प में h अपॉन 2 पाई, ये यानी आपका सेकंड जो है विकल्प बी जो है इसका राइट आंसर होगा। यहां तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, बस आपको क्या करना, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन थोड़ा सोचने लायक पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नॉर्मल है आप आराम से उसको जैसे नॉर्मली भाषा में पढ़ रहे थे आप घर पे वैसे ही तुरंत लगा दिए विकल्प, तो गलत हो सकता है। उसको आपको एक बार सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के बारे में। जैसे ये क्वेश्चन देखो, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रमशः समीकरण दिया गया है, b बराबर b0 साइन ओमेगा के स्थान पे 100t दिया गया है, और धारा समीकरण दिया गया है I बराबर 100 साइन 100t प्लस पाई बाई 3।
इसी पर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो इसका दिया गया है शक्ति, पूछ रहा है शक्ति 6 पी बार बराबर, तो पी बार बराबर क्या होता है, बी आर एम एस आई आर एम एस इंटू क्या, कॉस फाइव। पी बार बराबर बी आर एम एस का मान क्या है, बी आर एम एस का मान बी नॉट बाई अंडर रूट 2 होता है, और ऐसे ही आई नॉट बाई क्या होगा, अंडर रूट 2 इंटू क्या, कॉस फाइव। तो ये बी नॉट बाई अंडर रूट 2, बी नॉट का मान कितना है, बी नॉट देखो वहां पे दिया गया है 100 है, और गुड़े आई नॉट कितना है 100 बटे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और गुड़े कास फाई। यहाँ पर देखो कला में अंतर, ये ओमेगा टी है और यहाँ पर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है। इसका मतलब 100 टी प्लस पाई बाई 3 में से घटा दीजिए 100 टी को, तो 100 टी से 100 टी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा पाई बाई 3। इसका मतलब कलांतर आ गया कॉस पाई बाई 3। सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 2 मिलेगा, 2 से 50, ठीक 50, और ये कितना मिल जाएगा 500, तो ये आपको मिल जाएगा 500 और बराबर, अच्छा ये मिली एम्पियर दिया है, अभी हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस, मिली एम्पियर है तो -3 होगा, ठीक। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 500 पंचे 500 यानी 5000, -3 और -3 क्या हो जाएगा -6, तो -3 मिलकर के -6, और ये आपको मिल गया 550 और गुणे 100 गुणे 10 के घात -6 और डिवाइड बाई पाई बाई 3 का मान, कास पाई बाई 3 का मान 1/2 होगा, तो ये आपका 2 मिल जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कितना मिला 50 का गुणा 50 में होगा तो कितना मिल जाएगा 2500 गुणे 10 के घात, अच्छा यहाँ पे दिया है कि 1 मिली एम्पियर, यहाँ पर तो मिली एम्पियर की बात है, तो मिली में कितना होता है 10 की घात -3 होता है, तो यहाँ पे हम लोग केवल लिखेंगे 10 की घात -3, तो ये मिल जाएगा आपको 10 की घात -3, तो ये मिल गया 2.5, इसको लिख सकते हैं, गुणे 10 की घात कितना 3 और गुणे -3, तो ये कैंसिल हो गया, फाइनली आ गया 2.5 वाट। देखो ये आपको आंसर मिल रहा होगा, तो पी बार बराबर कितना मिलेगा 2.5 वाट, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 10 की घात -3 ही रहेगा क्योंकि ये आपका मिली एम्पियर में दिया है। अगला क्वेश्चन, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र जो होता है विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अब इसमें आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है, तो आप तुरंत लगा दोगे कि विद्युत भी होता है चुंबकीय भी होता है, इसका मतलब दोनों सही होगा, और ये गलत हो जाता है, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किसी स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो केवल गतिमान आवेश के कारण होता है। तो जो स्थिर आवेश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है स्थिर आवेश के कारण, उसका कोई विशेष महत्व तो नहीं दिया गया है, इसीलिए केवल ये माना जाता है कि गतिमान आवेश के कारण केवल क्या उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म है, मतलब इसमें एक ऐसा विकल्प ढूंढना है कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, सेम हो। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, उसके द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांकों को क्या करके, घटा करके। अब आप पहला देख लीजिए, पहला चेक करिए, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या इसका 14 है, 14 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 8 मिलेगा, और यहाँ 16 में से 8 घटेगा तो कितना मिलेगा 8। देखो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो गया, इसका मतलब विकल्प ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। बाकी किसी में सेम नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 14 में से 6 गया 8 होगा, और यहाँ 14 में से 7 गया तो 7 होगा, इसका मतलब ये भी सेम नहीं है। यहाँ पर भी ऐसे चेक कर लीजिए, ये आपका 8 है और ये 9 है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर भी अगर हम चेक करते हैं तो इसका 8 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा 6 मिलेगा,
तो ये आपका क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया गया है, इतना टेस्ला है। यदि तरंग की आवृत्ति 10⁻12 हर्ट्ज है तब संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम है। इसका मतलब एक फार्मूला होता है E0 बराबर B0 बाई C। अब क्या पूछ रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग में